गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर एजुकेशन। स्टार्ट करेंगे क्लास को हम लोग। और आज हमारे ऐप पर जो है पोलिंग का ऑप्शन है, सो लेट्स स्टार्ट। ये ऐप का जो न्यू फीचर है उसको हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। इससे पहले तुम लोगों को बता दूं कि 1 जून से रिवीजन मैराथन स्टार्ट है। तो रिवीजन मैराथन में जो बच्चे ओनली पेपर 1 वाले हैं, देखो हमारे पास एकलव्य बैच के 3 ऑप्शन थे। एक तो ओनली पेपर 1 वाले थे, है ना, एकलव्य बैच के बच्चे, और एक थे कॉम्बो बैच, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेकर रखा था उन्होंने, और एक थे ओनली पेपर 2। तो ओनली पेपर 2 को तो ऑब्वियसली इफ़ यू वांट, ये लोग जो अगर करना चाहते हैं तो दे हैव टू बाय सेपरेटली रिवीजन मैराथन। पर आप लोगों को मैं कोड दूंगी, कूपन कोड, ठीक है। मैं अब टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं है मैं अपने ऐप पर भी डालूंगी। तो ऐप पे आपको नोटिफिकेशन जो है ना उसको ज़रूर देख लेना, नोटिफिकेशन में मैं कोड लिखा होगा वहाँ पे। तो अगर आप कॉम्बो वाले हो तो आपका कोड अलग है, अगर ओनली पेपर 1 वाले हो तो आपका कोड अलग है। वो कोड आप क्या करना, रिवीजन मैराथन जहाँ पे दिख रहा है ना, पेड कोर्स में रिवीजन मैराथन दिख रहा है, तो वहाँ पे आप बाई क्लिक करोगे उस पर, तो बाई के ऑप्शन के ऊपर, पे ऑनलाइन के ऊपर अप्लाई कूपन लिखा रहता है। याद पता ही होगा तुमको, तुम लोगों ने ऐसे ही बाई किया है एकलव्य बैच को भी। तो अप्लाई कूपन में वो कूपन कोड डाल देना और क्लिक करना पे ऑनलाइन पे। जैसे ही क्लिक करोगे ना वो 0 रुपीज़ करके दिखाएगा वो। और उसके बाद ध्यान से सुनना, ये मत बोलना कि मैम चालू नहीं हुआ है, फ्री में नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ नहीं है। उसके बाद वापस से ऐप को क्लोज करके फिर से ऐप में घुसोगे ना, वापस से एंट्री करोगे तो यू विल गेट, वो तुमको रिवीजन मैराथन तुम्हारे कोर्स में दिखने लग जाएगा फ्री। मतलब तो क्योंकि एकलव्य बैच के अंदर रिवीजन मैराथन वाला जो है वो फ्री था, लेकिन अभी भी जो बच्चे अलग से ख़रीदना चाहते हैं आप लोग इन्फॉर्म कर देना। अगर अलग से ख़रीदना चाहते हैं तो दे कैन बाई रिवीजन मैराथन सेपरेटली, अभी भी चल रहा है। लेकिन 1 जून से हमारा रिवीजन मैराथन चालू हो जाएगा सुबह 11 बजे। और जैसे पहले मेरा था कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 यूनिट साथ में करूँगी, हायर एजुकेशन पीडी साथ में, लेकिन अभी मैंने थोड़ा चेंज किया है। हम लोग एक एक दिन एक एक को सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारा रिवीजन के लिए होता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को पूरा दिन डेडिकेट करेंगे ताकि सारे कंसेप्ट का रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। तो 1 जून से हम टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 10 दिन में 10 यूनिट कवर होगा, और फिर उसके बाद का जो दिन बचेगा उसमें हम मॉक टेस्ट करेंगे और मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, यानी 50 क्वेश्चंस का पिटारा लेकर आऊँगी एंड वी विल सॉल्व इट, ठीक है। तो इस तरह से रिवीजन मैराथन का पूरा प्लानिंग है, और अब पोलिंग भी स्टार्ट हो गया है हमारे ऐप में, तो मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और तुम लोग को जो है मैं ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से पढ़ो और यू हैव टाइम। भैया पोल वाले भैया चालू हो जाओ। ठीक है, अब 30 सेकेंड्स का रखेंगे, ठीक है। 60 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा हो गया, 30 सेकेंड्स का रखेंगे सिर्फ टाइम, ओके। चलो, सो यू ऑल नो दैट व्हाट इज द आंसर, ए इज द आंसर। जिन लोगों ने भी ए आंसर किया है दे आर करेक्ट, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। स्टॉर्ट हॉल जो है
वो उन्होंने दिया था कल्चर स्टडीज़ टू पैराडाइम इन मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी। देन नील पोस्टमैन का याद रखना, टेक्नोपॉली याद रखना। इन्होंने टेक्नोलॉजी कैसे डोमिनेट करता है ह्यूमन थिंकिंग और सोशल स्ट्रक्चर को, इसको डिस्कस किया था। टेक्नोपॉली, जैसे मोनोपॉली होता है वैसे टेक्नोपॉली की टेक्नोलॉजी कैसे डोमिनेट करता है। ओके, देन एल्फिल टॉफलर है फ्यूचर शॉक वाले। एंड देन रोलैंड बार्थ तो हमको पता है सिमियोटिक, फादर ऑफ सिमियोटिक्स में आते हैं, मॉडर्न सिमियोटिक। इन्होंने प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट दिया था। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें ज़रा देख लेते हैं कि पोल का क्या रिजल्ट आया है। पोल का रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है भाई? दिखना चाहिए ना पोल का रिजल्ट, गलत बात है। चलो खैर, हम लोग यहाँ पे लीडर बोर्ड देख सकते हैं। देख लो भाई लीडर बोर्ड अपना अपना। 10 बच्चों ने आंसर किया था एंड दिस इज़ द लीडर बोर्ड। ठीक है, चलो, सो लीडर बोर्ड दिख गया। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ले एंड मैकलिन का मॉडल है, प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। अरे कहाँ चला गया यार? Yes, so what is the answer? वेरी गुड। सो मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगा। वेस्ली एंड मैकलिन का मॉडल, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कौन से टाइप का मॉडल में था, लीनियर में, इंटरेक्टिव में, या फिर ट्रांजैक्शनल मॉडल, किसका हिस्सा था? पहले तो ये आंसर करो। ठीक है, इसके बाद देखो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहले होगा, फिर कम्युनिकेटर आएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका मास कम्युनिकेशन, गेट कीपर आ गए यहाँ पे, फिर आएगा आपका ऑडियंस एंड देन यू हैव फीडबैक। ठीक है, CBEDA। तो समझ में आ गया? सो यस, लीडर बोर्ड हम लोग लास्ट में देख लेंगे, लीडर बोर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ना क्या टाइम लगेगा, फिर लीडर बोर्ड बार बार देखेंगे। तो यस, वेरी गुड। सो इट कम्स इन इंटरेक्टिव मॉडल। परिधि, आशी, वेरी गुड। फिफ्टीन सेकेंड्स का पोल दिया है मैंने, जल्दी से आंसर करना। इसको पोल बनाने में बहुत टाइम लगता है। जल्दी जल्दी करो, आंसर करो जल्दी, फटाफट। डन। सो व्हाट इज द आंसर? शैनन एंड वीवर, है ना। देखो शैनन एंड वीवर ही थे जो AT&T टेलीकम्युनिकेशन वाले कंपनी में काम करते थे। टेलीकम्युनिकेशन वाला पहले इन्होंने इनका जो मॉडल था लीनियर में आता था, उसमें इन्होंने सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में ही काम करते थे ये, और वहाँ पे इन्होंने बनाया था ये मैथमेटिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको। 1949 में डेवलप हुआ था, है ना। इन्होंने ट्रांसमिशन बताया, हाउ एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इन अ लीनियर प्रोसेस, देन एनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग और पोटेंशियल नॉइज इंटरफेरेंस। नॉइज का कंसेप्ट पहली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पहले टेलीकम्युनिकेशन के लिए था, बाद में मास कम्युनिकेशन में यूज होने लगा। अब तुम मुझे ये बताओ, क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि नॉइज का कंसेप्ट शैनन वीवर ने दिया था, इसके अलावा कौन सा कंसेप्ट था जो शैनन एंड वीवर ने दिया था? हाँ, तो पोल गया ना, 15 सेकेंड का पोल था, जल्दी जल्दी करो। तो 30 सेकेंड कर दूं क्या? बोलो 30 सेकेंड का पोल करूं? ठीक है, 30 सेकेंड का कर देते हैं। हाँ, तो पोल मैंने 15 सेकेंड का रखा था। ठीक है, 30 सेकेंड का रखती हूँ। ओके, 30 सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसका पहले आंसर बताओ, दूसरा कंसेप्ट किसका था? शैनन एंड वीवर ने दूसरा कंसेप्ट किसका दिया था नॉइज के अलावा? वेरी गुड ऋषिका, आशी, तियास, भारती, वेरी गुड। एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया था और इसमें हम लोगों ने रिडंडेंस का कंसेप्ट भी पढ़ा था। व्हाट इज एंट्रोपी? द अमाउंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल मैसेज इज कॉल्ड एंट्रोपी, और रिडंडेंस इसी का उल्टा होता है जब प्रेडिक्टेबल मैसेज आप देते हो तो। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार पोलिंग में गलत आंसर मार्क हो गया। रुको वापस से पोलिंग करेंगे, ठीक है? गलत आंसर मार्क हो गया मेरे से। लेट्स डू अगेन दैट पोलिंग। ठीक है, पोलिंग में आंसर गलत मार्क हो गया, मेरे से ही हुआ है, सो डोंट वरी। यस, तुम लोग इसका रहने तो, इसका फ्री के मार्क्स है सबको, ठीक है? एक क्वेश्चन का याद रखना, फ्री के मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन गलत मेरे से पोलिंग हो गया। सो यस, यू ऑल नो फोनेटिक्स, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने सी दिया है दे आर करेक्ट। डिस्कोर्स नहीं था, हम लोग ये कर चुके हैं ना, क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया है तुमको मैंने। फोनेटिक्स मतलब स्पीच साउंड का जो स्टडी होता है, फिजिकल साउंड ऑफ स्पीच। सिंटेक्स जो है दैट इज योर सिंटेक्टिक्स इज सिंटेक्स, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ग्रामर हुआ। और आपका सिमेंटिक्स यानी मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस इज कॉल्ड सिमेंटिक, तो ध्यान रखना। इसके अलावा प्रैग्मेटिक्स यानी लैंग्वेज यूज इन कंटेक्स्ट, यानी कि आप लैंग्वेज को कैसे रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करते हो, स्पीकर का इंटेंशन क्या है, सोशल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द इम्प्लाइड मीनिंग, इन सब पे फोकस रहता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर कोई बोलता है ऐसे सार्कास्टिकली बोल रहा है ग्रेट जॉब आफ्टर अ मिस्टेक, तो मतलब लिटरल मीनिंग तो प्रेज लग रहा है, पर प्रैग्मेटिक मीनिंग क्रिटिसिज्म है। तो किस कंटेक्स्ट में आप कौन से लैंग्वेज को यूज कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अब गलती करने के बाद कोई ग्रेट जॉब बोल रहा है मतलब वो आपको प्रेज नहीं कर रहा है, आप कंटेक्स्ट को समझिए। गलत किया था ना आपने तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट इज प्रैग्मेटिक्स। वहीं डिस्कोर्स जो होता है, डिस्कोर्स यानी लैंग्वेज बियॉन्ड सेंटेंसेस, कोर कंपोनेंट नहीं था। कैसे आप किसी भी पैराग्राफ या कन्वर्सेशन से आप उसको जो एनालिसिस करते हैं पैराग्राफ को या फिर कन्वर्सेशन को, नैरेटिव को, दैट इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स एनालिसिस आप लोग क्वालिटेटिव रिसर्च में भी करते हो, तो ये सब तो हम लोग समझ चुके थे। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कल्चरल मीनिंग पूछा है बेटा, कल्चरल मीनिंग ध्यान से करेंगे सभी लोग, है ना? सो कल्चरल मीनिंग क्या होगा? कल्चरल मीनिंग इज कॉनोटेशन। व्हाट इज द आंसर? कल्चरल मीनिंग इज कॉनोटेशन। इम्प्लाइड मीनिंग, इसी को तो बोलते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। cultural meaning, emotional meaning, and denotation is literal meaning, dictionary meaning, है ना? कितने बार हम लोग समझ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखो, ये डिजिटल कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, फिर भी बना लोगे। हाँ तो वही तो ऑप्शन में हमने डाला था।
कुछ 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लीडर बोर्ड देख लेंगे, ठीक है। Radio broadcast is an example of automatic type of transmission mode. Keyboard communicating is the simplex type. Then walkie-talkie half duplex. Telephone calls full duplex. क्या कर रहे हो यार तुम लोग, सब गलत सलत आंसर करते हो, सही आंसर नहीं कर रहे हो तुम लोग। BCD इज द आंसर ना बेटा। कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर से, वन साइडेड है, इट इज द सिंप्लेक्स टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि पहली बार सेंडर भेजता है, फिर थोड़ी देर बाद रिसीवर उसको मैसेज करता है, तो ये एक तरह से इंटरेक्टिव हो गया, एक बार में कम्युनिकेशन हो रहा है, एक बार में सेंडर भेज रहा है फिर रिसीवर दे रहा है फीडबैक। फुल डुप्लेक्स में बिल्कुल ट्रांजैक्शनल होता है, एक साथ करते हैं, ठीक है। सो आंसर इज BCD। क्या पता आशी, डिसेबल तो नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीस सेकेंड रख रही हूँ ना, तो डिसेबल्ड नहीं आना चाहिए। तुमने क्लिक तो नहीं कर दिया ऊपर डिसेबल्ड में, वो पोल जो है वहाँ पर ऊपर दिखता है, वो ऐसा मार्क बना हुआ है ऐसे ऐसे करके, उस पर क्लिक तो नहीं हो गया गलती से, देख लो ऐसे बना हुआ होगा छोटा सा ऊपर में। सो ये हम लोग कर चुके हैं। अब देखो स्टुअर्ट हॉल का ना, तुमको बताती हूँ, स्टुअर्ट हॉल का डोमिनेंट रीडिंग था, अपोजिशनल रीडिंग था, नेगोशिएटेड रीडिंग था। कितने टाइप के इंटरप्रिटेशन होते हैं याद है। अब स्टुअर्ट हॉल का ना एक तुमको एक और चीज़ बताना है मुझे कि इन्होंने इनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल दिया था, ये ध्यान रखो। यार तुम लोग को एक बार मैं पूछ रही थी शायद, अच्छा वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स था। एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल जो है वो स्टुअर्ट हॉल का था, ठीक है। ये 1973 में बताया था। ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में ये वाला मॉडल छूट गया, तो मैं याद है मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन करवाएंगे तब मैं बता दूंगी तुमको। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि मीडिया मैसेज को क्रिएट किया, एनकोड हुआ, ट्रांसमिट किया और फिर ऑडियंस ने डिकोड किया, इतना ही बस है। इसमें एक्चुअली ट्रेडिशनल व्यू को इन्होंने चैलेंज किया था, क्योंकि ट्रेडिशनल व्यू ये बोलता था कि मीडिया ऑडियंस पैसिवली एक्सेप्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, है ना। इन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है भाई, emphasizing that interpretation is active, audiences are active and they are making the meaning based on their cultural and social context, ठीक है। यही इनका एनकोडिंग और डिकोडिंग मॉडल था। इसमें एनकोडिंग के बारे में देखो, मैसेज का क्रिएशन कौन कर रहा है, मीडिया प्रोड्यूसर कर रहे हैं, न्यूज एजेंसी, फिल्म मेकर, एडवर्टाइजर, ये एनकोड करते हैं मैसेज। एनकोडिंग भी इन्फ्लुएंस होता है आइडियोलॉजी से, कल्चर से, पावर स्ट्रक्चर से, सोसाइटल नॉर्म्स से, ठीक है। मैसेज को कैसे फ्रेम करना है ये प्रोड्यूसर के इंटेंशन पे डिपेंड करता है। देन डिकोडिंग हुआ, ऑडियंस इंटरप्रेट करते हैं मैसेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, कल्चर, बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग। और डिकोडिंग इज नॉट ऑलवेज द सेम एज द इंटेंडेड मैसेज। जिस इंटेंशन से मैसेज को भेजा गया है जरूरी नहीं है डिकोडिंग उस तरह से ही होगा। मैसेज जिस इंटेंशन से भेजा है ऑडियंस अलग तरीके से समझ सकती है, ठीक है। इसमें फिर हमने 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग देखी थी। सबसे पहला डोमिनेंट रीडिंग। डोमिनेंट रीडिंग में ऑडियंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इंटेंडेड मीनिंग को, जो मीडिया बात बता रही है ऑडियंस भी उससे मान गए, तो ये डोमिनेंट या प्रिफर्ड रीडिंग बोलेंगे इसको। इसके बाद आता है अपोजिशनल रीडिंग, जहाँ पे ऑडियंस बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है इंटेंडेड मीनिंग को और अलग तरीके से इंटरप्रेट करती है, यानी स्ट्रांगली डिसएग्री करती है मीडिया के पॉइंट को, ठीक है। और नेगोशिएटेड में ये होता है कि पार्शियली एक्सेप्ट करती है और मॉडिफाई कर देती है उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, या क्वेश्चन करेगी उनको, तो पार्शियली वो
अग्री करेगी और पार्शियली क्वेश्चन करेगी, तो नेगोशिएटेड रीडिंग हो जाएगा। ठीक है मैम, क्वेश्चन रीड करने का टाइम नहीं मिल रहा तुम लोग को है ना आदत नहीं है ना 30 सेकेंड और 60 सेकेंड में करने की। चलो तो अब तुम लोग जल्दी से बताओ क्या करना है, 30 सेकेंड बढ़ाऊं या 60 सेकेंड, 30 सेकेंड ही रखूं या 60 सेकेंड रखूं, जल्दी बोलो, क्योंकि मैम 60 सेकेंड तो चाहिए। ठीक है बोलो जल्दी से, 30 या 30 सेकेंड या 60 सेकेंड क्या रखना है, या 15 सेकेंड भी है कोई? मैम यस क्वेश्चन से पहले आ रहा है पोल। ठीक है चलो ठीक है, ये लो थोड़ा देर बाद देती हूँ मैं। दिस इज क्वेश्चन। अभी ठीक है चलो। अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ विजुअल एंड लिंग्विस्टिक साइंस विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर इज रिफर्ड टू एज। हमेशा ध्यान रखो हमारे कम्युनिकेशन में ये क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुका है। ठीक है ओके, सो द आंसर इज कोड। कोड इज द आंसर। सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द यूज ऑफ विजुअल एंड लिंग्विस्टिक साइंस, ये सेट ऑफ रूल्स हमेशा कोड कहलाते हैं। ठीक है ध्यान रखना। So what is the correct answer? D is the correct answer. Understood? चलो, so code is a system of rules and conventions that governs the use of visual and linguistic sign within a particular culture. तो हर कल्चर में एक कोड होता है जो सबको फॉलो करना होता है। जैसे लैंग्वेज कोड है, लैंग्वेज कोड में आप पर्टिकुलर इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो ग्रामर यूज़ करते हैं, सही ग्रामर, सिंटेक्स, फोनेटिक्स। हिंदी यूज़ कर रहे हैं, मराठी यूज़ कर रहे हैं, हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, अपना सिंटेक्स होता है, अपना फोनेटिक्स होता है। विजुअल कोड है, कलर क्या कर रहा है, सिंबल किस तरह से होगा, जेस्चर्स क्या होंगे, बॉडी लैंग्वेज, सबका कोड है। मीडिया कोड्स होते हैं, जैसे किस कैमरा एंगल से आप जो है सिनेमैटिक टेक्निक्स होता है ना, एडिटिंग कैसे करेंगे, साउंड कैसे करेंगे। सो दीज आर सम रूल्स एंड कन्वेंशंस जो लिंग्विस्टिक साइन या वर्बल साइन को गवर्न कर रहा है, चला रहा है। इस रूल के हिसाब से चलेंगे तो दैट इज कोड। कोड को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस वेरी गुड। सो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इंटरकनेक्टेड साइकोडायनामिक्स ऑफ ओरल थॉट सीक्वेंशियली। वॉल्टर ओंग ने ओरल कल्चर किस तरह से फॉलो करता है इन सब के बारे में देखा था। सो यस वेरी गुड। सो हो गया टाइम। अभी आंसर कर रहे हो ना सही से? कुछ लोग सी आंसर क्यों कर रहे हैं यार, मतलब इतने बार तो तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये सीक्वेंस में याद करो ना। मतलब तुम लोग क्या गजनी बन जाते हो? सी और डी में भी 10% है, 100% किसी में नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन में 100% नहीं आया है अभी तक। कोई एक बच्चा है जो बदमाशी कर रहा है क्या मतलब कितना टाइम लग रहा है इसमें? सो व्हाट इज द आंसर? ए बी सी डी एंड ई, ये सीक्वेंस में ही अरेंज है। ठीक है चलो समझो इसको, ओरल कल्चर और रिटन कल्चर। ओरल कल्चर मेमोरी बेस्ड होता है, जैसे हमारा पुराना वैदिक एरा है,
वहाँ फोक टेल्स सुनाए जाते थे, एपिक्स को सुनाया जाता था, रिलीजियस चैंट होते थे, है ना। रिटन कल्चर में क्या था, स्टोर्ड इन रिटन टेक्स्ट, स्पोकन वर्ड, एडिटिव, फॉर्मलिक होता था, ये स्ट्रक्चर्ड और हायरार्किकल होता था। फ्लेक्सिबिलिटी डायनामिक है, चेंज कर सकते ओरल कल्चर में, मगर यहाँ रिटन कल्चर है तो फिक्स्ड होगा, स्टेबल होगा। एग्जाम्पल आप देखो, अब ओरल कल्चर को लेकर वॉल्टर ऑन्ग ने ओरलिटी एंड लिटरेसी, उनकी बुक थी। देखो अभी तुमको बताया मैंने कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के थ्योरिस्ट हैं और उनकी बुक, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तुमको मैंने लिस्ट दे दिया है पर जब पढ़ाया था तब, तो इस लिस्ट को देखना, यहाँ वॉल्टर ऑन्ग का भी याद कर लेना। तो देखो इन्होंने क्या बोला, सिक्वेंशली कैसे है, देखो एडिटिव रादर देन सबऑर्डिनेटिव, ओरल कल्चर लेस स्ट्रक्चर यूज करते हैं देन रिटन कल्चर, है ना। और उनके ग्रामर के रूल्स पे उनका कोई वो नहीं रहता है कि कोई रूल को फॉलो करना है, वो बस अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो एडिटिव होते हैं। एग्रीगेटिव कैसे हुआ, वो वही मतलब मीनिंगफुल बनाना, एक्सप्रेशन देना, ये एग्रीगेटिव यूज करते हैं, एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस रिटन कल्चर वाले करते हैं। फिर रिडंडेंट है, इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हैं, बताया था मैंने, या कॉपियस बोलो उसको, रिपीट करते क्यों है, ताकि वो मेमोरी में फिट हो जाए आपके, बार बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिपीट करेंगे। फिर कंजर्वेटिव रहते हैं, वही है रिपीट इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन, सेम ही बात हुई। और एक और चीज़ है कि ये कभी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करते ओरल कल्चर वाले, ठीक है, कंजर्वेटिव हो गया। ये चीज़ें ध्यान रखना, ओरल कल्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। देन क्लोज टू ह्यूमन लाइफ वर्ल्ड होता है, ओरल कल्चर हमेशा जो इन्फॉर्मेशन देते हैं या रिमेंबर करते हैं वो उनके सराउंडिंग या उनके लाइफ एक्सपीरियंस से मैच करता है ताकि उन्हें याद रहे। वो एगोनिस्टिकली टोन्ड होते हैं, यानी ड्रामेटिक इवेंट्स को रिमेंबर करेंगे दैट हैव अ टोन, है ना, जैसे गाना गा के, एपिक जो है गाना गा के, आपने देखा होगा रामायण के जो सारे चौपाई हैं वो एक तरह से एक टोन में गाया जाता है, ठीक है, ताकि उनको याद रहे। देन इम्पैथेटिक एंड पार्टिसिपेटरी होते हैं रादर देन ऑब्जेक्टिवली डिस्टेंस्ड, बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, ओरल कल्चर हमेशा अपने ऑडियंस के क्लोज रहेंगे, ठीक है। होम्योस्टैटिक, यानी याद रखना ये करंट सिचुएशन के ऊपर इंफॉर्मेशन रिटेन करते हैं, पास्ट में नहीं जाएंगे। रिटन कल्चर वाले हमेशा पास्ट की तरफ जाते हैं क्योंकि उनका तो सब लिखा हुआ है ना, तो उनको ऐसा रहता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरल कल्चर रिटेन इंफॉर्मेशन दैट पर्टेन्स टू देयर करंट सिचुएशन, होम्योस्टैटिक। देन सिचुएशनल होते हैं रादर देन एब्स्ट्रैक्ट, आपको बताया था मैंने, कॉन्क्रीट आइडियाज पे ज़्यादा बात करते हैं ओरल कल्चर, है ना, जो एग्जिस्ट कर रहा है उस पर बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बातें रिटन कल्चर वाले करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना, मैंने रिवाइज कर दिया है, हिंदी में भी देख लेना, एक छोटा छोटा नोट्स बना लो। और यही चीज़ हमारे ओंग ने भी, ओंग की ही दी हुई चीज़ है, क्रमिक रूप से विकसित होता है, तो इसको क्रमिक रूप से याद रख लेना। एडिटिव, यहाँ से देखो एडिटिव, एग्रीगेटिव, कोपियस, कोपियस को ही जो है यहाँ पे रिडंडेंट भी बोला गया है। रिडंडेंसी तुम जानते हो ना, प्रेडिक्टेबल मैसेजेस जब दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। समझ में आ रहा है सामने वाले को, कुछ भी इनक्रिप्टेड तरीके से आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कोपियस हो गया, ट्रेडिशनलिस्ट थे ये, और क्लोज टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, पोलिंग करना है कि आप सीधे आगे बढ़े यार, पोलिंग करने में टाइम लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराने हैं। पोलिंग करना है या तुम अब ऐसे ही आंसर करो चैट में? मैं अभी पोलिंग नहीं कर रही हूँ, ठीक है, फटाफट आंसर करते हैं क्योंकि टाइम लग रहा है तुम लोगों को। मोहसिन बोल रहे हैं मैम बहुत रटना पड़ेगा। अरे रटने की ज़रूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। येस, सो व्हाट इज़ द आंसर? वेरी गुड। देखो, कायरोग्राफिक कल्चर इज रिलेटेड टू द राइटिंग। तुम है ना एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को टाइपोग्राफिक कल्चर से बना सकते थे क्योंकि बी का 1
टाइपोग्राफिक यानी प्रिंट, टाइप करते प्रिंट, और बी का 1 सिर्फ 4 ही ऑप्शन में है. ओके, सो यस, टाइपोग्राफिक इज प्रिंट. नाउ ओरल कल्चर. ओरल कल्चर में क्या है? स्पीकिंग टू एक्सपीरियंस द वर्ड, दैट इज ओरल कल्चर, है ना. अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था. और विजुअल कल्चर में स्पेशल अंडरस्टैंडिंग थ्रू इमेजेस. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, एक बार देख लेना. The idea of media allowing children to see the world even before they acquire the skill of their role play is known as. क्या होता है? ये कुछ एकदम नया ही नॉलेज है. बीच बीच में पोल आएगा ना, तो पोल का आंसर दे देना. मुझे याद आएगा तो मैं पोल दे दूंगी बीच बीच में, ठीक है. सब तुक्का लगा रहे हैं ना. ये एकदम नया कंसेप्ट हो गया. सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं. 88% बच्चे गलत कर रहे हैं. 80%. ओके, पोल में आंसर करो, पोल में आंसर करो. तियास, रेणुका, पोल में आ. जब पोल आए तो पोल में आंसर करो. यस, तो व्हाट इज द आंसर? सी, ये ध्यान रखो तुम लोग. आजकल तुम लोग जानते हो ना कि बच्चे जो होते हैं वो रियल में कोई चीज़ एक्सपीरियंस करे उससे पहले वो मीडिया में देख लेते हैं. इस कंसेप्ट को अर्ली विंडो बोला जाता है. क्या बोला जाता है? अर्ली विंडो. सो अर्ली विंडो थ्योरी सजेस्ट दैट मीडिया एक्सपोजेस चिल्ड्रन to event, culture and ideas from the adult world before they are developmentally ready. डेवलपमेंटली वो रेडी नहीं होते, उससे पहले वो मीडिया में देखते. तुम देखो कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकल, कैसे कैसी मूवीज़ आ जाती हैं, वो मीडिया में देख लेते हैं. यूट्यूब चैनल तो सबसे ज़्यादा बर्बाद है. अगर आपने देखा नहीं बच्चों को कि वो क्या देख रहे हैं, पता नहीं वो क्या क्या देख लेंगे जिसके लिए वो डेवलपमेंट उनका हुआ भी नहीं है. ना कॉग्निटिवली, ना इमोशनली वो डेवलप हुए हैं इतने ज़्यादा, ना मोरली डेवलप हुए हैं. So media becomes a window to the world which children look through before they are cognitively or socially mature. जैसे child watches war, news or crime on TV before they fully understand real life social roles or emotional impact. इसी को हम early window बोलते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मोहसिन, क्या है बेटा? सोचा कुछ, दिया कुछ. तो जो सोच रहे हो वही पोल में आंसर करो ना. Yes. So which of the following believed in the technocratic control of media? What is the answer? Harold Lasswell. Lasswell ही था आंसर. ये भी बच्चे तुम लोग गलत कर रहे हो. ये सब मैं करवा चुकी हूँ तुम लोगों को यार. टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ मीडिया हैरोल्ड लैसवेल का है. ठीक है, ध्यान रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेक्चुअल वेरिएबल्स ऑफ मीडिएटेड वायलेंस? याद है हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया है. जेम्स पॉटर के द्वारा दिया हुआ है. अब इसमें से पहचानो कौन सा कंटेक्चुअल वेरिएबल है.
यार ये तो मैं तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, गलती मत करना। देखो अब मतलब 100% तो किसी में आ ही नहीं रहा, 100% नहीं आ रहा है, क्यों भाई यार? व्हाट इज़ द आंसर? सी, डी एंड ई। मटेरियलिज्म क्यों होगा? देखो कंटेक्चुअल वेरिएबल्स की बात हुई ना, मीडिएटेड वायलेंस। तुम जब मीडिया में वायलेंस देखते हो तो कौन सा कंटेक्चुअल वेरिएबल होता है जो उसको अफेक्ट करता है? रिलीजियस टेम्परामेंट तो कभी नहीं होगा, ठीक है, बी को तो तुम ऐसे ही हटा दो, मटेरियलिज्म ही नहीं होगा। रिवॉर्ड पढ़ा था ना हम लोगों ने, अगर मान लो कि कोई, अगर आपने देखा मीडिया में किसी ने कुछ वायलेंस किया है और उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर बच्चे भी वही चीज़ फॉलो करते हैं। फिर मीडिया कैरेक्टर से आइडेंटिफिकेशन करना अपने आप को, फिर मोटिव क्या है, ये भी कंटेक्चुअल फैक्टर जो अफेक्ट करता है। और भी बहुत सारे कंटेक्चुअल फैक्टर्स की, कंटेक्चुअल वेरिएबल्स की मैंने आपको लिस्ट दी है। सो यार याद रखो, ये कल को हो सकता है तुमको और डेप्थ में पूछ ले ये, ठीक है। सी, डी, ई इज द आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद लीडर बोर्ड देखते हैं, ठीक है, लीडर बोर्ड देखते हैं। बच्चे तुम लोग आंसर कर रहे हो, लीडर बोर्ड देखते हैं एक बार। ओके, सो एनकोडिंग, डिकोडिंग, पॉलीसेमी, लैंग क्या होगा? एनकोडिंग क्या होता है? क्रिएट करते हो आप मैसेज, खत्म। डिकोडिंग क्या होता है? जब आप मैसेज को समझते हो, डेसिफर है मैसेज यानी संदेश को समझना। पॉलीसेमी क्या हुआ? मेनी मीनिंग। और लैंग क्या है? लैंग इज लिंग्विस्टिक सिस्टम। तुमको याद है मैंने बताया था लैंग वर्सेस पैरोल, ये पढ़ाया था मैंने आपको जब सिमियोटिक पढ़ा रही थी मैं। पोल नहीं आया, पोल आया तो था यार, तुम लोग क्या करते हो, 60 सेकेंड का पोल रहता है इतना स्लो मत बनो, जल्दी जल्दी करो पोलिंग। चलो लीडर बोर्ड देखते हैं एक बार, लेट्स सी द लीडर बोर्ड। वाह, परिधि फर्स्ट है अभी, आशी, ऋषिका, विषयलक्ष्मी, भारती, कस्तूरी, प्रीति, खुशबू, मोहसिन, शालिनी। इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो ठीक से जल्दी जल्दी शायद पोल उनका छूट रहा है बार बार, इसलिए अभी आगे से जो क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा ठीक से करना, ठीक है। चलो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। बीबीसी है, हिप हॉप म्यूजिक, हॉलीवुड, हेस कोड, कॉम्स्की, प्रोपेगेंडा मॉडल। याद है तुमको कॉम्स्की का प्रोपेगेंडा मॉडल लास्ट में आएगा यार, सिंपल सी बात है, हॉलीवुड पहले आया था, है ना। सो व्हाट इज द आंसर? हॉलीवुड पहले, कॉम्स्की बाद में है, सो यू नो द आंसर, वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर, खत्म। हॉलीवुड पहले आएगा, देन आपका बीबीसी आया था, देन आया था हेस कोड। हेस कोड किसके लिए था? यही हॉलीवुड में कुछ कोड्स बनाए गए थे, दैट एथिक्स थे जो यू हैव टू फॉलो। एंड बी हिप हॉप म्यूजिक, याद है हमारे मिथुन चक्रवर्ती का, हमारे दादा जो थे, है ना, उनका हिप हॉप म्यूजिक ही था।
और कॉम्स्की का प्रोपेगेंडा मॉडल सबसे लास्ट में है। अरे यार पोल पे आता है, ठीक है चलो मैं एक ध्यान रखूँगी कब आए वो, 1 मिनट का गैप रखती हूँ। एक्चुअली वो तुमको पहले इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे बोलने और तुमको वो जो सीक्वेंस है ना वो लाइव्स का थोड़ा सा गैप होता है, यानी मुझे जो दिख रहा है अभी लाइव और तुमको जो दिखता है स्क्रीन पे उसमें कुछ सेकंड्स का गैप है, इससे तुम्हें लगता है पोल पहले आता है। अब मैं थोड़ा ध्यान दूंगी इस चीज़ को, ठीक है चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं 60 सेकेंड का टाइम देती हूँ, अगर मान लो पहले भी आ रहा है और क्वेश्चन तुमको दिख रहा है तो भी थोड़ा सा स्पीड अप करो। तुमको बफर टाइम मिल रहा है। ओ गॉड अभी भी तुम लोग का 100% नहीं है यार, जबकि करवा चुकी हूँ ये, याद है कोडेक्स। सिर्फ 50% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्या आंसर होगा? देखो यहाँ मैंने बताया था ना कोडेक्स सबसे पहले आएगा, उसके बाद न्यूज़पेपर आया, फिर तुमको ये बताया था मैंने टेक्निकलर सिनेमा रेडियो से पहले आया था, ठीक है। वैसे मूवी अगर तुम बोलोगे तो यस इट केम आफ्टर रेडियो, लेकिन टेक्निकलर सिनेमा के बारे में बोला है कि ये जो है ये रेडियो से पहले आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आंसर? ADECB इज़ द आंसर। वैसे भी ए वाला ऑप्शन जो है वो तुम्हारे एक ही ऑप्शन में है, ए वाला जो है वो पहले एक ही ऑप्शन में है। सो व्हाट इज़ द आंसर? सेकंड इज़ द आंसर, ठीक है ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन स्पेशलिस्ट मीडिया थिंकर पूछा है, नॉन स्पेशलिस्ट मीडिया थिंकर, याद है ना इनमें से सारे स्पेशलिस्ट है, ये तीनों स्पेशलिस्ट है, मार्शन मैकलुहान, विल्बर स्क्रैम, जॉर्ज जबना। मैनुअल कैसल जो थे ये एक्चुअली में सोशियोलॉजिस्ट थे, भूल गए तुम लोग? मैनुअल कैसल वो सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने सोशियोलॉजी और कम्युनिकेशन पे दिया था, ठीक है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट मीडिया थिंकर नहीं थे, ये क्या थे? सोशियोलॉजिस्ट थे मेनली। भूल जाते हो यार तुम लोग, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ऑप्शन से भी बन जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो समझो ये क्या चीज़ है, यहाँ तो मैं एक ऑप्शन से बना रही हूँ। द आंसर इज सी। देखो प्रॉक्सिमिक्स से ही बन जाएगा ये, कुछ बाकी अगर कंसेप्ट नहीं भी पता हो, स्टडी ऑफ इंटरेक्टिव स्पेस, ठीक है, बी का 4 होएगा। बाकी ना सारे कंसेप्ट थोड़े से अलग से हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल अपील जो है ये एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक टाउन हॉल, दिस इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ओके। और एंटी क्लाइमेक्स रियोटेरिकल टेक्निक है। रियोटेरिकल टेक्निक एरिस्टोटल का था, इसको मैं समझाऊंगी बीच में, ठीक है। सो यहाँ पे तुम प्रॉक्सिमिक्स से बना सकते थे अगर तुमको नहीं भी पता है तो। ये क्वेश्चन मैं समझ, इसकी जो कंसेप्ट है ना इसको मैं समझाऊंगी बाद में आपको। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटोरिकल टेक्निक मतलब वो जो एरिस्टोटल ने बताया था ना, जहाँ स्पीकर इज इम्पॉर्टेंट, स्पीकर पे पूरा सेंटर्ड रहता है, जहाँ पे लोगोज, इथोस, पैथोस, ये सारी चीज़ें स्पीकर की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये चीज़ें फॉलो करनी है, वो रेटोरिकल टेक्निक ही था। अभी आगे एंटी क्लाइमेक्स क्या है ये मुझे बताना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मुझे खुद रिसर्च करना पड़ेगा, ओके। थोड़ा उन्होंने डिटेल में पूछ लिया है, पर ये क्वेश्चन बन सकता था फिर भी, है ना। सेकेंड मीडिया एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ, नहीं, सेकेंड मीडिया एज क्या है? देखो प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, ये जो तीनों ऑप्शन ऊपर के हैं ना, ये फर्स्ट मीडिया एज है, ठीक है। प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, टाइम पीरियड वही 15th सेंचुरी, प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुआ था, गटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस जो था, उससे लेके 20th सेंचुरी तक फर्स्ट मीडिया एज है, जहाँ सेंट्रलाइज ब्रॉडकास्टिंग होता था, 1 to मेनी कम्युनिकेशन, टॉप डाउन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। ऑडियंसेस जो है रिसीवर्स है, ऑडियंसेस आर रिसीवर्स नॉट पार्टिसिपेंट्स, ओके। मतलब पार्टिसिपेंट नहीं थी, सिर्फ रिसीवर थी। तो प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन आ गया, ओके, फर्स्ट मीडिया। सेकेंड मीडिया एज में ना इंटरैक्टिव मीडिया आ गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन गए, इंटरनेट आ गया। सो दिस इज सेकेंड मीडिया एज, जहाँ पे कम्युनिकेशन डिसेंट्रलाइज हो गया, इंटरैक्टिव और यूजर जनरेटेड कंटेंट आने लग गया, यूजर खुद ही जनरेट कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोज उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पार्टिसिपेटरी कल्चर, ग्लोबल कनेक्टिविटी रियल टाइम में आ गई, एग्जाम्पल में सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, फोरम, विकीज, लाइव स्ट्रीम, वीडियो कॉल, ये है सेकेंड मीडिया एज, ठीक है, अंडरस्टूड। सो डी इज द आंसर। दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट मीडिया एज, सेकेंड मीडिया एज, एक बार देख लेना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ओरल कल्चर और रिटन कल्चर देखा था, वैसे ही फर्स्ट मीडिया एज और सेकेंड मीडिया एज, इन दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से दो आंसर, अब मैं नहीं दे रही पोल क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, पोल देने में टाइम लगता ही है। थर्ड मीडिया एज ना बेटा, थर्ड मीडिया, या चलो इसने पूछा ना तो यहाँ बता ही देते हैं, थर्ड मीडिया एज भी होता है। लेट्स राइट इट हियर। एक वर्ड था, मुझे आज भी याद है, भारती ने पूछा था, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस वर्ड को ध्यान रखना, ये हर जगह यूज हो रहा है अभी ये शब्द, ये कंप्यूटिंग, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग भी बोलते हैं, यानी एवरीवेयर यू विल गेट दिस। तो ये ऐसा मीडिया एज है जिसमें यूबिक्विटस कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि वो ना तो वन वे होगा ना तो टू वे होगा,
मतलब आप समझ रहे हो, इमर्सिव जैसा, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। इमर्सिव कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, आपके एवरीडे लाइफ में वो इंटीग्रेट हो जाएगा, एवरीडे लाइफ में इट विल बी इंटीग्रेटेड टू एवरीडे लाइफ। एंड ये यूबिक्यूटस का कीवर्ड है एवरीवेयर, ये आपका कीवर्ड है। ये यूबिक्यूटस यूज करते हैं हम कंप्यूटिंग में भी, कम्युनिकेशन में भी, ठीक है, टीचिंग लर्निंग में भी इस टाइप का, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी इस शब्द को यूज किया जाता है, यूबिक्यूटस। दैट मीन्स एवरीवेयर, इमर्सिव। सो दिस इज थर्ड मीडिया एज। ओके, चलो अभी ना हम लोग नहीं कर रहे वो पोलिंग, तुम लोगों को लास्ट में लीडर बोर्ड बता दूंगी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थम्स अप। थम्स अप इज विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल, सही है, इट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यस, यूबिक्यूटस लर्निंग। पोल इज बेटर मैम, इट्स इंटरेस्टिंग। टाइम लग रहा है यार तुम लोगों को बहुत, पता नहीं क्या वो कुछ गड़बड़ हो रहा है उसमें, करना है, करते हैं। चलो ये वाला हो जाने दो क्वेश्चन, फिर हम लोग फिर से पोलिंग स्टार्ट करते हैं। अरेंज द 4 थ्योरीज ऑफ द प्रेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थ्योरीज, ये भी मैं करवा चुकी थी आपको। यस, सो व्हाट इज द आंसर? देखो सबसे पहले आता है ऑथोरिटेरियन थ्योरी, इसको नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ प्रेस भी बोलते हैं। बताया था आपको नॉर्मेटिव थ्योरीज क्या है, डिस्क्राइब हाउ मीडिया आउट टू फंक्शन इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस दिया था, सिबर्ट ने, थियोडोर और विल्बर स्क्रैम ने, ये याद रखना है आपको। और इसमें सबसे पहले आएगा ऑथोरिटेरियन थ्योरी, फिर लिबर्टेरियन थ्योरी, फिर आएगा सोवियत या कम्युनिस्ट थ्योरी, और फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, यानी BCAD। तो पहले ऑथोरिटेरियन आया जहाँ पे बोला गया कि प्रेस इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट या मोनार्की, है ना, मोनार्कीज जो होते हैं उनके द्वारा प्रेस कंट्रोल होता है, ऑथोरिटेरियन। लिबर्टेरियन में बोला था कि प्रेस इंडिपेंडेंट है, भाई अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट किया प्रेस ने, तो लिबर्टेरियन हो गया। और कम्युनिस्ट थ्योरी में आया कि मीडिया जो है, जो रूलिंग पार्टी है उसको सर्व करना है, उनके गोल्स को सर्व करना है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वही मीडिया को भी दिखाना है। और उसके बाद लास्ट में आया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, जिसमें बोला प्रेस फ्री है पर इट इज अकाउंटेबल टू द सोसाइटी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अपने मन से नहीं कर सकते, आपको एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, फेयरनेस और बैलेंस होना चाहिए, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सो ये हो गया BCAD। सो व्हाट इज द आंसर? सब गलत दे रहे हैं, BCAD। ओके, सो द आंसर इज BCAD। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, skills to face job interviews and getting employed are part of। क्या होगा, कौन से स्किल आपको काम आएंगे? पढ़ा था हम लोगों ने। यस, वेरी गुड, सॉफ्ट स्किल्स। व्हाट इज द आंसर? सॉफ्ट स्किल इज द आंसर, है ना। सॉफ्ट स्किल वो स्किल्स है जो लर्नड या इन्नेट नहीं होती, मतलब इन्नेट नहीं होती, और ये चीज़ें कोई डिग्री या सर्टिफिकेट जैसा नहीं है, बिकॉज डिग्री एंड सर्टिफिकेट्स आर हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल है जैसे कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, दीज ऑल आर सॉफ्ट स्किल्स, जो कि आप समय के साथ एक्सपीरियंस करते हुए ये स्किल सीखते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गेटिंग एम्प्लॉयड। तुम्हें बताया था मैंने कि जॉब में अगर एंट्री लेनी है तो हार्ड स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड जॉब में सक्सेसफुल बनना है तो सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट।
रिमेंबर दिस पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बैरियर के ऊपर है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे अभी फटाफट। हाँ यस अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो पोल इज टेकिंग टाइम यार, पोल में बहुत टाइम लगता है, पोल में आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। पोल खेलेंगे अपन बाद में ठीक है, अभी ये वाला देख लो। बाकी लीडर बोर्ड तुमको दिखा देती हूँ मैं, लीडर बोर्ड देख लो। परिधि टॉप पे है, फर्स्ट है, सेकंड आशी, थर्ड भारती, फोर्थ प्रीति, फिफ्थ विषलक्ष्मी, सिक्स्थ इज ऋषिका, सेवेंथ कस्तूरी, एट्थ इज मोहसिन, ऐसे करके 9 प्रदीप्ता और 10 शालिनी। लीडर बोर्ड आपको दिख ही रहा होगा। चलो ओके, नाउ कम सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल, कल्चरल बैरियर। वेरी गुड। सो व्हाट इज द आंसर? सिमेंटिक बैरियर यानी कि वर्ड्स के मीनिंग को गलत समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग। फिजिकल बैरियर ये तो सीधे सीधे हो रहा है, नॉइज या डिस्टेंस। फिजिकल बैरियर साइकोलॉजिकल, आपका इमोशनल एटीट्यूड। ले यार ये क्या है? कल्चरल बैरियर डिफरेंस इन सोशल नॉर्म्स। सो ये तो सीधे सीधे मिला दिया इन लोगों ने। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यार इंटरपर्सनल में ये सब तो होगा नहीं, विथ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होता, एनोनिमस पर्सन तो मास कम्युनिकेशन में होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है, और विद इन आवर सेल्स इज इंट्रापर्सनल, तो ये भी हटा दो। यू गॉट द आंसर, ए एंड डी इज द आंसर। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपको अगर याद है तो बहुत अच्छा, कर लेना। अगर आपको सबके नाम याद हो गए स्कॉलर्स और उनके इनोवेशन, और अगर भूल जाओ मैं तो बोलूँगी इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, इस क्वेश्चन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना, सिंपल सी बात है। यहाँ इस क्वेश्चन में टाइम देने के बजाय मैंने हमेशा बोला इससे अच्छा तुम रिसर्च एप्टीट्यूड, DI ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो यहाँ पे मैं तुमको आंसर बता दूँ, द आंसर इज़ 4। एवरेट रॉजर्स जो है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, फ्रैंक ओरिजिनल वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है भैया, डैनियल लर्नर पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल, और स्क्रैम का याद रख सकते हो मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो लीव इट, अक्कर अक्कर अम्बे बो करो, हटाओ इस क्वेश्चन को। नाउ दिस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स हाउ कम्युनिकेशन एड्स इन लर्निंग एंड एजुकेशन? यस सो देखो यहाँ पे भाई कम्युनिकेशन कैसे करेगा, इट लीड्स टू मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यार नेगेटिव है यार, इसको हटा दो। इट लिमिट्स द स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, हटा दो, नेगेटिव है। यू गॉट द आंसर, ए एंड सी इज द आंसर। सी एंड डी क्यों कर रहे हो? हाँ ए एंड सी। एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सचेंज ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव को अलाउ करता है ये, है ना। मतलब डाइवर्स पर्सपेक्टिव मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ऑब्वियसली आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो है एक दूसरे से अपने व्यू पॉइंट को शेयर करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ये कैसा क्वेश्चन आया है, मैं सही बता रही हूँ। 2 शिफ्ट के मुझे ना बहुत ही अजीब से क्वेश्चन लगे। एक है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, आशी वाला, आशी तुम्हारा भी शायद यही है। उसके क्वेश्चन मुझे एकदम ही मतलब लगा कि यार सिर ठोक लिया मैंने, क्या क्वेश्चन पूछा है कम्युनिकेशन से। खैर उनका मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पेपर 2 है, इसलिए हो सकता है पेपर 1 का कम्युनिकेशन इतना टफ आया। और एक इंफॉर्मेशन नहीं यार, एक और कोई शिफ्ट था जिसमें पर्शियन वाला मुझे मिला था, पर्शियन लैंग्वेज वाला, अब उसमें कोई और भी शिफ्ट रहे होंगे। अजीब से क्वेश्चन है ये। देखो क्या है ये, मदर इंडिया, पाथेर पांचाली, मुगले आज़म, न्यू दिल्ली, काला पानी। इसमें से मैं मदर इंडिया तो जानती हूँ, मुगले आज़म भी जानती हूँ, काला पानी अब कैसे बनाया जाए?
तुक्का मारो। तुक्का मारने में याद रखना मुगले आजम बहुत नया नया है, ठीक है, मुगले आजम जो है नया नया था। चलो आ जाओ, जैसे मैंने बोला वही हुआ, मुगले आजम नया नया था, सी पहले, सी लास्ट में आएगा, और पाथिर पंचाली फर्स्ट था। चलो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा ईयर, रिलीज डेट है पाथिर पंचाली 1955, न्यू दिल्ली 1956, उसके एक साल बाद आया मदर इंडिया, फिर 1958 काला पानी, एंड मुगले आजम 1960 का है ये। तुक्का ही लगा सकते हैं इसमें और कुछ नहीं कर सकते। Which of the following is crucial for effective group communication? अरे अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं पड़ी थी यार, मैं तो एक ही जानती हूँ मुगले आजम। दिलीप कुमार वाले। यस, सो इफेक्टिव ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए क्या क्रूशियल है? इक्वल पार्टिसिपेशन। इक्वल पार्टिसिपेशन इज क्रूशियल, सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये भी देखो कितना इजी है। बर्लो एसएमसीआर मॉडल, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर? तुम देखना 5 क्वेश्चन भी अगर किसी शिफ्ट में ना, तो उसमें से 3 क्वेश्चन तुम आराम से बना रहे हो। ये 2 क्वेश्चन ही इस टाइप के आ रहे हैं, मुगले आजम और ये वाले। छोड़ देना, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, और मैं तो कभी नहीं बोलूँगी कि भाई तुम उसमें डिटेल में जाओ, नेवर नेवर नेवर। चलो एसएमसीआर में सी क्या था? सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। सो दिस इज चैनल, वेरी गुड। मैम न्यू दिल्ली अच्छी मूवी, अरे बाप रे इतनी पुरानी मूवी शालिनी देख चुकी है। चलो वेरी गुड यार। हाँ, फैटिक कम्युनिकेशन, फैटिक फंक्शन क्या होता है कम्युनिकेशन का? चलो 5-10 मिनट और, फिर कल करते हैं बाकी का। फैटिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एस्थेटिक वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, टू कैरी फैक्चुअल, टू गिव ऑर्डर। अरे यार ऑर्डर थोड़ा ना देते हैं इसमें, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अरे हेलो हाई हाउ आर यू, दिस इज फैटिक। तो टू ओपन द चैनल एंड टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन लाइक हेलो। एस्थेटिक वैल्यू, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ भी नहीं होता। वेरी गुड, मैं एकदम, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं मेरी क्लास में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जो लाइव बच्चे आते हैं उनकी बात करें, आप रिकॉर्डेड आप देखते हो, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं बट मुझे पता नहीं चलता है। आई नो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं एंड वो परफॉर्म करेंगे, पर अभी फिलहाल जो लाइव में बच्चे हैं, मैं तो नाम गिना रही हूँ। परिधि है, परिधि बीच बीच थोड़ा तबीयत खराब थी तो नहीं आ रही थी, बट भारती, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, रेगुलर रहती हो पेपर 1 में भी, एजुकेशन में भी। देन आशी पेपर 1 में, देन विषयलक्ष्मी इन ऑल द सब्जेक्ट, पेपर 1 में चाहे कुछ भी हो विषयलक्ष्मी जरूर रहेगी। कस्तूरी, रेणुका इज ऑल्सो फॉर बोथ पेपर 1 पेपर 2। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हाँ, प्रीति भी रहती है, देबोस्मिता भी रहती है। मतलब तुम लोग ऐसे हो ना जिसमें मुझे इतना गर्व है ना। ऋषिका, शालिनी, देन अवनीश भी आता था। अवनीश आई डोंट नो आज क्यों नहीं आया हुआ है, आज कुछ काम में फंसा हुआ होगा। मोहसिन भी आते हैं, मोहसिन भी ज़्यादातर आते हैं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार। मतलब तुम लोग के तो मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब देखो प्रोदीप्ता इन बोथ पेपर 1 एंड एजुकेशन। तुम लोग देखो यार, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, बिकॉज इसमें मेहनत भी होती है और लक फैक्टर होता है यार, कुछ परसेंट लक फैक्टर का भी होता है। बट पता नहीं क्यों मेरी एक थ्योरी है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं ना, तो वो जो होता है ना, वो लक फैक्टर भी आपके फेवर में काम करने लग जाता है। बिकॉज लक फैक्टर इज व्हाट, द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर का आशीर्वाद ही आपका लक फैक्टर बनता है। आई नो अगर कोई जी तोड़ मेहनत करता है ना, तो वो सब कुछ आपके फेवर में हो जाता है। बेटा अच्छे से मेहनत कर रहे हो तुम लोग, दिखता है मुझे एकदम। अब बहुत शांति से काम माइंडेड होकर एग्जाम देकर दे आना, ठीक है। चलो, व्हाट इज नॉट अ सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर? नॉट पूछा था, मीन्स टाइम इज नॉट रिलेटेड टू सोशियो साइकोलॉजिकल। बाकी इन्फ्रेंस, आप क्या अनुमान लगा रहे हो, साइकोलॉजिकल है। रेसिस्टेंस कर रहे हो चेंज को लेकर, एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब कुछ सोशियो साइकोलॉजिकल है। चलो, प्रपोनेंट और थ्योरी, ये तो यार बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने इसको अच्छे से कर लो।
ओके, सो यस, जॉर्ज जबनर, एल ए फेस्टिंगर, मैककॉम एंड डोनाल्ड शॉ, कैट्स एंड ब्लमर। तो हमको तो जॉर्ज जबनर से तो मेरे को हमेशा ही याद रहता है, ये इन्होंने कल्टीवेशन थ्योरी दिया था ना, मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, जॉर्ज जबनर का है। देन कम्स फेस्टिंगर, फेस्टिंगर ने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी दिया था। कॉम्ब एंड शॉ ने जो है आपका एजेंडा सेटिंग थ्योरी दिया था। ब्लमर जो है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। ठीक है, एकदम आपको याद होना चाहिए। मैम यू आर आवर फेवरेट मैम, इसलिए हम रेगुलर आते हैं। अरे एक परामिता भी है, परामिता भी आती है, पता नहीं बीच में क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो, परामिता भी आती है। हाँ परिधि, डाउट पूछना क्लास के एंड में, ठीक है। चलो, व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? क्या था? फैटिक, पर्सनल एंड देन इंटीमेट, है ना। ये 3 स्टेजेस थे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के। पहले हाय हेलो हुआ, फिर थोड़ा पर्सनल बन गए। ऐसा समझो ना, कोई स्ट्रेंजर से मिलते हो जब तुम, तो पहले हाय हेलो होता है स्मार्ट स्ट्रेंजर से, फिर थोड़े कांटेक्ट बढ़ते हैं, फ्रेंडशिप होती है, पर्सनल स्टेज पे आते हो, और फिर पता चला बॉयफ्रेंड ही बन गया, हस्बैंड ही बन गया आपका, इंटीमेट स्टेज पे आ गए, ख़त्म। चलो ये वाला फिर से देखो, ये वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, पर इसको भी मैंने बहुत अच्छे से तुम लोग को समझा दिया है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के बन जाएगा। बस वो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब के तुम आराम से कर लोगे। और लेटेस्ट देख लो कौन सा दिख रहा है, लेटेस्ट से भी अंदाज़ा लग जाता है। तो लॉन्च ऑफ ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट लेटेस्ट है या ईमेल का इंट्रोडक्शन, पता ही चल गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अर्ली न्यूज़पेपर पहले होगा, देन यू हैव इन्वेंशन ऑफ रेडियो हुआ, न्यूज़पेपर के बाद रेडियो आया, प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो आया, रेडियो के बाद टेलीविज़न आया, देन ईमेल आया, एंड ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट तो अभी आए हुए हैं भाई, ये तो लेटेस्ट है, इजी है। चलो इट्स ओके। अवनीश क्या हो गया? आशी मैम तो मैंने 15 दिन सिर्फ आपकी क्लास देखी। अरे कब आशी, कब हुआ बड़ी मम्मी का ऑपरेशन? कोई नहीं आशी, बी ब्रेव, और है ना आशी ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना, बड़ी मम्मी का भी। और दूसरा, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, मतलब मुझे पता है तुम, यू आर वेरी वेरी गिफ्टेड माइंड है, निकाल लोगे तुम। रिवीजन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करते रहना, अभी रिवीजन मैराथन में पार्टिसिपेट करोगे तो हो जाएगा। ये तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इजी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो अब खत्म ही होने वाला है। हाँ यार शालिनी, रिजल्ट के थ्रू ही कर सकते हो। गुरु दक्षिणा होगी, है ना, गुरु दक्षिणा। जब तुम लोग दिखाओगे मुझे अपना रिजल्ट, भेजोगे मैम हो गया JRF, तुम समझ नहीं सकते यार। मैं अगर रिकॉर्ड करूँ ना लाइव तो तुम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं समझ सकते। इतनी खुशी तो मुझे अपने JRF में नहीं हुई होती है, जितने मेरे बैच के स्टूडेंट्स जब लाते हैं ना तो उतनी खुशी होती है। चलो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के करेक्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन, ये तो पता पहले हटा दो, यू गॉट द आंसर। कल्चरल डिफरेंस इफेक्ट करता है इंटरप्रिटेशन को। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन, येस, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर क्लैरिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना। सो व्हाट इज द आंसर? ये डी क्यों कर रहे हो तुम लोग? BCD इज द आंसर है। बी भी तो करेक्ट सही है ना बेटा। कल्चरल डिफरेंसेस कैन अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ मैसेज। जल्दी जल्दी मत दो, ध्यान से देखो। अगर दो लोगों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो वो अफेक्ट करेगा। जल्दी जल्दी मत पढ़ के गलती मत करो। ओके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
यस, सो यहाँ पे क्या होगा, तुम लोगों को बताया ही था, प्रिंटिंग प्रेस। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आई कैन से, जिसमें सब कुछ डाला है। देखो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले याद, अभी क्लास के दौरान ही याद कर लो इसको, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले, उसके बाद आया आपका रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बाद आया आपका टेलीविज़न नेटवर्क। ठीक है, पहले लोग रेडियो सुनते थे, आज़ादी के टाइम पे भी रेडियो चलता था, उसके बाद टेलीविज़न आया, रामायण महाभारत देखते थे लोग बैठकर। ठीक है, फिर वैसे हमारे यहाँ लेट हुआ है, बाकी ऑल बाहर तो टेलीविज़न आ गया था, बट तुम ऐसे भी देख सकते हो। देन ऑब्वियसली नेटवर्क का क्रिएशन हुआ एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया लास्ट में। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who argued that technological changes in the ways in which we encode information lead to radical change in the society? देखो इसमें से स्टुअर्ट हॉल तो तुम पढ़ चुके हो, ये एनकोडिंग डिकोडिंग मॉडल दिया था उन्होंने, 3 टाइप की रीडिंग दी थी इन्होंने, ये तो नहीं थे कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात इन्होंने नहीं की थी, कुछ ऐसा नहीं कहा था। ये इसमें आंसर क्या होगा, यस, मार्शल मैकलुहान, इसको याद कर लो, मैकलुहान जो थे इन्होंने दिया था, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करी थी, इसको ध्यान रखना, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मज़ा आता है करने में, ईजी होता है। किसने डेटा दिया, आशी ने दिया होगा ना, आशी तुमको पेपर 2 में पढ़ना पड़ता है ना, ये आशी थोड़ा डिटेल में डेटा देती है। खैर गुटनबर्ग वाला तो मैंने भी बताया था। गुड, यस, सो व्हाट इज द आंसर, सी इज द आंसर। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या हुआ, यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वाला, फिर फेशियल एक्सप्रेशन, ये फिर भी डायरेक्ट हो गया, एनकोडिंग और डिकोडिंग, ये लो क्या है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amongst the following cannot be associated with skills? क्या आप एसोसिएट नहीं कर सकते स्किल्स से, इनकैपेसिटी को नहीं कर सकते। बाकी देखो प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू स्किल, जितना प्रैक्टिस करोगे वो स्किल उतने ज़्यादा शार्प होगी। स्किल्स लर्निंग से भी है, प्रोफिशिएंसी यानी प्रवीणता, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू स्किल। लेकिन इनकैपेसिटी नो, इनकैपेसिटी आप में, आप अक्षमता है आप में, ये माना नहीं जा सकता। आप स्किल्स डेवलप करते हैं, कोई किसी में कैपेसिटी नहीं है, इसको हम स्किल से रिलेट ही नहीं करते कभी। एवरीवन इज कैपेबल, everyone is capable of the to enhance the particular skills, ये माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए incapacity is not related। ICBFC, हाँ बिल्कुल परिधि, ऐसे ही करते हैं, या तो एकदम ही इजी क्वेश्चन देते हैं या फिर ऐसा देंगे कि गेस भी नहीं कर पाओ। तो उनकी पैनल में जो प्रोफेसर्स बनाते होंगे, किसी को दया आ जाती होगी, या जैसे कम्युनिकेशन बनाने के लिए किसी को दिया देते होंगे, तो 5 क्वेश्चन में से उसको दया आती होगी, यार फेल वेल ना हो जाए, चलो 2 आसान दे देते हैं, 3 ऐसा देंगे कि लोग बोले कि वाह भाई क्या दिया है। चलो CBFC का फुल फॉर्म बताओ, इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। यार ये तुम देख चुके हो ना, कोई भी मूवी रिलीज होती है उसके पहले एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं, यही तो है, ये आते हैं ये। अच्छा ये ध्यान रखना, दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी, लॉफुल एक्शन लेते हैं ये लोग। अच्छा ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये सर्टिफाई करते हैं, सेंसर नहीं करते एकदम कि भैया नहीं चलेगी मूवी, सर्टिफाई कर देते हैं। सर्टिफाई में भी तुमको पता है ना, एक यू होता है, एक UA होता है, ये यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल और एडल्ट दोनों है। फिर एडल्ट मूवी है, S से क्या होता है ये मुझे नहीं पता, S से क्या होता है, ये मैंने 3 को ही जानती थी, U/A और A, देख लेना S क्या होता है। तो CBFC इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ये मुझे बताएगी अगर आशी को पता है तो S क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा देखो कैसा क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशन।
ये शायद यही मास कम्युनिकेशन वालों को ये क्या का शिफ्ट का क्वेश्चन है, आई थिंक सो। इसका आंसर है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, याद कर लो, GS राजाध्यक्ष चेयरमैन थे। देखो फर्स्ट प्रेस कमीशन 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 2 साल बाद 1952 में पहला प्रेस कमीशन जो है बनाया गया था। इट्स पर्पस वॉज टू स्टडी द स्टेट ऑफ द प्रेस एंड रिकमेंड मेजर टू मेंटेन इट्स फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उस समय ये पहले जो है हमारे चेयरमैन थे राजाध्यक्ष, ऐसे याद रखो, राजा थे, राजाध्यक्ष जो है वो फर्स्ट प्रेस कमीशन के चेयरमैन थे। बस इतना डेटा याद रखो। मैम ये क्या लिखा, सेलेक्टेड लाइक डॉक्टर्स एंड लॉयर्स विच इज़ वेरी टेक्निकल। अच्छा, नो पर्सनल डेटा रिवील। अच्छा तो एस भी होता है, ओके ओके। नाउ दिस, तो ये तो कर लोगे तुम लोग आराम से, सिमियोटिक का क्वेश्चन है ये। साइंस को क्लासिफाई कैसे किया था तुम यार पता है, इंडेक्स, आइकन और सिंबल। हो गया, इंडेक्स को ही इंडाइसेस बोलते हैं अगर प्लूरल में बोले तो, आइकन्स हो गया, सिंबल्स हो गए। सो व्हाट इज द आंसर, बी, सी एंड ई। इंटरप्रेटेंट तो नहीं था ना, ऑब्जेक्ट नहीं था, साइन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, 3 था, इंडेक्स, आइकन, सिंबल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइकन क्या था, एकदम फोटोग्राफ इज द आइकन। इंडेक्स जैसे वो बिल्ली के पाँव के निशान इज द इंडेक्स, एग्जाम्पल से याद रखो। सिंबल यानी कि मैंने CAT कैट लिख दिया, लर्नड होते हैं, सारी लर्नड चीज़ें होती हैं, आर्बिट्रेरी मीनिंग इससे अटैच होता है, इट इज सिंबल। ओके, सो सी क्यों कर रहे हो तुम लोग यार, इंटरप्रेटेंट कहाँ से आ गया, अरे हाँ तो इंटरप्रेटेंट क्यों आएगा बेटा, इंडेक्स आया ना, इंडाइसेस यानी इंडेक्स। सो इंडेक्स, आइकन और सिंबल, गलत थोड़ी ना है। साइंस के 3 थे ना, ठीक है। चलो अब ये जो है, ये मुझे पता है कि एजुकेशन वाले बना लेंगे, पर ये क्वेश्चन एजुकेशन की शिफ्ट में नहीं पूछा है, ये किसी और शिफ्ट में पूछा है। तो अब तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि क्या है 10 कैटेगरी सिस्टम। बताओ भाई, ये तो एजुकेशन वाले तुरंत बना लेंगे। जहाँ पे मेजर किया जाता है वर्बल इंट्रैक्शन इन द क्लासरूम वॉज डेवलप्ड बाई, है ना, देखो सब दे रहे हैं, आशी को भी पता है। सो दिस इज नेड फ्लैंडर्स। फ्लैंडर जो थे ना, इन्होंने इंट्रैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम बनाया था। और इस कैटेगरी क्या था तुमको मैं बता देती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ, ठीक है। क्या हुआ था, फ्लैंडर ने बोला कि देखो यार, जब आपको अगर टीचर का, एजुकेटर का उसका वर्बल बिहेवियर एनालाइज करना है कि क्लासरूम में वो किस तरह से बिहेव कर रही है स्टूडेंट के साथ, या पूरे क्लासरूम में कैसा बिहेवियर चल रहा है, इवन स्टूडेंट का भी। तो जब आप वर्बल बिहेवियर एनालिसिस करना होता है ना, तो फ्लैंडर ने 10 कैटेगरी सिस्टम दिया, ठीक है, 10 कैटेगरीज बनी थी। अब ये मैडम काम कैसे आता है, तो अगर मान लो आप जो हो फॉर एग्जांपल किसी टीचर को आप इवैल्यूएट करना चाह रहे हो कि टीचर का क्लासरूम बिहेवियर कैसा है, तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है ना, ये इसी सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें कि 7 कैटेगरी टीचर टॉक के लिए है। उसमें जैसे 7 में कैसे है, जैसे पहला वाला जो है आपको क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, है ना, लेक्चर कर रहे हो, ऐसे करके 7 कैटेगरी बनी हुई है सिर्फ टीचर के लिए। उसमें डिटेल में मत जाओ, क्योंकि ये इतना डिटेल में पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए। और 2 कैटेगरी स्टूडेंट के लिए होता है, और एक जो होता है ना, एक लास्ट वाला कैटेगरी, वो साइलेंस या कन्फ्यूजन। अगर मान लो ऑब्जर्वर को दिख रहा है कि क्लासरूम में साइलेंस है,
तो वो फिर अपने ऑब्जर्वर जो चार्ट बना रहा है ना उसमें वो 1 लिख देगा, सॉरी 10 लिख देगा, आई एम सो सॉरी, 10 नंबर लास्ट होता है। तो ऐसे कर कैटेगरी बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ये टीचर के लिए है। टीचर के जो जितने भी बिहेवियर होते हैं वो नंबरिंग में दिया हुआ है। 8 और 9 स्टूडेंट का है, ठीक है, ये टीचर का है कैटेगरी। और जो 10वां है दिस इज फॉर अगर साइलेंस है क्लास में थोड़ी देर के लिए तो ऑब्जर्वर लिख देगा वहाँ पे 10, ठीक है। तो ये टीचर स्टूडेंट के इंट्रैक्शन को एनालिसिस करने के लिए फ्लैंडर ने बनाया था एंड दिस इज कॉल्ड 10 कैटेगरी, क्योंकि 10 कैटेगरीज दे रखा था। और किसके? वर्बल बिहेवियर को, ये ध्यान रखना, वर्बल बिहेवियर को, नॉन वर्बल नहीं, इट इज वर्बल बिहेवियर ओनली इज डन। और यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे देती हूँ मैं कि इसी में नॉन वर्बल को भी अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो गैलोवे ने दिया था। यहाँ पे बस मैं लिख देती हूँ तुमको कि गैलोवे का नाम याद रखना। गैलोवे ने क्या किया, वर्बल तो जो है ही, उसमें नॉन वर्बल बिहेवियर भी जो टीचर का होता है अगर वो आपको एनालाइज करना है तो गैलोवे ने अपना इंटरेक्शन एनालिसिस दिया था, ठीक है। बस ये 2 नाम याद रखना, नेड फ्लैंडर्स और गैलोवे, हो गया। क्योंकि चूंकि ये क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ना, इसलिए इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया परेशान करने के लिए ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन भी अक्कड़ अक्कड़ बम्बे बो वाला है। तुम लोगों को मैंने ऑथर और बुक्स का दिया था, अगर कोई पहचान में आ जाए एग्जाम में तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो परेशान मत होना, ठीक है। इसका आंसर है फर्स्ट, बॉर्डियो इज रिलेटेड टू द पब्लिक ओपिनियन डज नॉट एग्जिस्ट। मैनुअल कैसल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्होंने दिया था इंटरनेट गैलेक्सी, देन एडोनो और हॉकर, यार ये लोग के नाम भी तो एकदम टिपिकल ही रहते हैं। कल्चर इंडस्ट्री, और बेनेट ने दिया था थ्योरीज ऑफ मीडिया, थ्योरीज ऑफ सोसाइटी। कोई ज़रूरत नहीं है, देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो। देखो चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा क्वेश्चन है ना, ये क्यों आशी तेरे शिफ्ट का है क्या, ये मास कम्युनिकेशन का है शायद। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, मतलब देखो, स्टार्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, स्टैब्लिशमेंट ऑफ फिल्म डिवीजन, रिलीज ऑफ टॉकी फिल्म एलम आरा, ये यहां से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। चेंज ऑफ नेम ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल इंडिया रेडियो, देखो जो होशियार होगा ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, बस क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अगर मैं होती मैं क्या करती, देखो बहुत ध्यान से मैं देख रही हूँ। एक चीज़ तो मुझे पता है, एलम आरा जो है टॉकी फिल्म थी, ठीक है, एलम आरा पहली टॉकी फिल्म थी, तो ये जो है ये आएगा नंबर 1, ठीक है। अभी मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, तो अगर एक्सटर्नल सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो अगर एक जगह सीक्वेंस में है और यहाँ लिखा है चेंज द नेम ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग टू ऑल इंडिया रेडियो, इसका मतलब ये वाला बाद में आएगा और ये वाला पहले आएगा, पक्की बात है। तो अगर ये 1 है तो मैं अंदाजे से मान लो इसको 2 दे दिया, और ये तो पक्का 3 ही होगा ना, क्योंकि पहले तो नाम चेंज हुआ, इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो का सर्विसेज चालू हुआ, ठीक है। इस तरह से ना अंदाजे से मार सकते हो। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ फिल्म डिवीजन, ठीक है भैया, फिल्म डिवीजन लास्ट में आया, ठीक है। तो CDAB इज द आंसर। 1931 में रिलीज हुई थी एलम आरा, ये अपने इंडिपेंडेंस से बहुत पहले। फिर ये गलत है क्या, CDAB, हाँ है ना, सही है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना, हाँ। चेंज ऑफ द नेम ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 1936 में हुआ, फिर 1947 में आके ये हुआ, और 1 साल बाद स्टैब्लिशमेंट ऑफ फिल्म डिवीजन। बाप रे, मेरे तो ऐसा लग रहा था कि क्या क्वेश्चन है। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन, इसको भी याद कर लो। पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन की थ्योरी दी थी वॉल्टर लिपमैन ने, ठीक है। देखो हैरोल्ड के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा हम लोगों ने, नहीं पढ़ा, लैसवेल वाला मॉडल था, पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं की थी। स्क्रैम का तो अपने को पता है, ये एक अलग से आ गया है। वॉल्टर लिपमैन, इसने पब्लिक ओपिनियन की जो है इस पे काम किया था, पब्लिक ओपिनियन ही उनके काम का नाम था,
और इन्होंने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ऑफ हाउ मीडिया शेप्स द पब्लिक परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन। ओके, इसमें की कंसेप्ट्स थे इनके स्यूडो इन्वायरमेंट, स्टीरियोटाइप और रोल ऑफ मीडिया। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखो, काफ़ी है। अब ये देखो, ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है। Among the following who are not the recipient of दादा साहब फाल्के अवार्ड, मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार ये क्या दादा साहब फाल्के अवार्ड जानते हो क्या होता है, क्या है ये, कभी तो सुना होगा। बस 5 मिनट और करेंगे, ठीक है, अब वाइंड अप करेंगे, बाकी ये क्वेश्चन तुम लोग पीडीएफ में देख लेना। देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड याद रखो, इसमें शमी कपूर, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जो है ना, इनको नहीं मिला था, इनको नहीं मिला है, नॉट पूछा हुआ है, बी डी एंड ई। यस, यूपीएससी मतलब हम लोग को तो आईएएस ऑफिसर बनवाएंगे ये, ठीक है। शमी कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला, राजेश खन्ना को भी नहीं मिला है और धर्मेंद्र को भी। लेकिन तुमको मैं बता दूं, पहले तो ये देखो, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये है क्या, ये पता होना चाहिए। हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा, गिवन एनुअली दिया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ढूंढीराज गोविंद फाल्के, ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माने जाते हैं और इन्होंने पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। हो सकता है तुमको नेक्स्ट टाइम में यही पूछ दें कि कौन राजा हरिश्चंद्र बनाया था, या पहली मूवी थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाए। तो सबसे पहली याद रखो, सबसे पहली टॉकी फिल्म तो एलामारा थी, ठीक है। उसके बाद ये राजा हरिश्चंद्र जो है 1913 में, देखो भाई एलामारा जो है तुम्हारा 1931 का है, टॉकी फिल्म थी ना, बोलने वाला। ये वाला जो है राजा हरिश्चंद्र, उस समय वॉइस नहीं था, सिर्फ एक्टिंग चलती थी, तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब 1969 में ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है। अवार्ड में क्या क्या रहता है, स्वर्ण कमल, शॉल, कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस किस पे बेस होता है, कमेटी बनती है एमिनेंट पर्सनालिटीज़ की, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से ही बनती है, और ये लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड होती है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर मूवी हिट हो गई तो चलो उस पर दे दिया, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति अवार्ड तो ऐसे ही मिल रहा है, कोई मूवी हिट हो गई आपकी बहुत, तो वो साल का राष्ट्रपति अवार्ड आपको मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन पे रहता है। अच्छा, एक दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी है, ये अलग होता है, ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो जो रेसिपिएंट है, हाँ ये शशि कपूर है, विनोद खन्ना भी है, लेकिन विनोद खन्ना को पोस्ट ह्यूमस मिला था। देखो मैं तुमको लिस्ट भी दिया है, देखो देविका रानी 1969 में, जब ये बना था ना 1969 में, तो देविका रानी जी को दिया था, ठीक है। ये पहला तो याद ही रखो, पहला तो हमेशा पूछते हैं। फिर पृथ्वीराज कपूर, इनको देना ही है, एलवी प्रसाद, राज कपूर, भूपेन हजारिका, शिवाजी गणेशन। शिवाजी गणेशन ये नाम सुना हुआ लग रहा है, ये रेखा के पापा है क्या शिवाजी गणेशन, पता नहीं यार। फिर बी आर चोपड़ा तो जानते हो यार, यश चोपड़ा को भी मिल चुका है, गुलजार, शशि कपूर, शमी कपूर नहीं, देखो कपूर खानदान से शशि कपूर, राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर, बाकी ना ऋषि कपूर को मिला है ना ही शमी कपूर को मिला है, ठीक है। देन यू हैव विनोद खन्ना जो उनको मरने के बाद मिला था। फिर अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है, रजनीकांत, आशा पारेख, वाहिदा रहमान, इसके बाद अभी नहीं मिला है, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है 2024 में, अरे चलो लिख दो यार फिर। वेरी गुड, मज़ा आया ना पढ़ के, कितना अलग ही एकदम पूछा है। अब ये वाला क्वेश्चन कर लो और बाकी ये क्वेश्चन तुम लोग बाद में अपना देख लेना, ठीक है। पीडीएफ तो शेयर करूंगी मैं तुम लोगों से।
सारे दिसंबर 2024 के क्वेश्चन हो गए हैं। ये पिटारा है तुम्हारा, रिवाइज कर लेना बीच में खोल के। लर्नर डाइवर्सिटी, पुअर क्लासरूम, वेंटिलेशन, डिजिटल इनइक्वालिटी, बहुत इजी है। सो व्हाट इज द आंसर? लर्नर डाइवर्सिटी यानी रिक्वायर्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग। ये टीचिंग स्ट्रैटेजी का आ गया क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। पुअर क्लासरूम वेंटिलेशन क्या करेगा? ऑब्वियसली कंसंट्रेशन लेवल को अफेक्ट करेगा। डिजिटल इनइक्वालिटी मतलब डिजिटल डिवाइड को वर्स कर रहा है। और टीचर रिलेक्टेंस टू इनोवेट इज ऑब्वियसली हिंडरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज फॉर टीचर्स। ये एक और क्वेश्चन कर लो, देखो यार ये क्या क्वेश्चन है, ये पक्का आशी मास कम्युनिकेशन का ही है, मुझे याद है। तुम लोग परेशान मत हो, देखो ये मास कम्युनिकेशन वालों को बहुत टफ कम्युनिकेशन पूछते ही है, क्योंकि इनके पेपर 2 में होता है। प्रदीप्ता परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो तहलका केस, वाटरगेट स्कैंडल, बोफोर्स स्कैंडल, विकीलीक्स। प्रदीप्ता बोल रही है मैम, अरे क्या क्वेश्चन पूछा था परिधि तूने? हम 3rd नंबर हीरो को नहीं मिला। यस, सो देखो यहाँ पे ध्यान रखो, तहलका केस जो है ना ये तरुण तेजपाल का था। अभी क्या था देखो, तहलका केस इन्वेस्टिगेट स्टिंग ऑपरेशंस इन इंडिया, तरुण तेजपाल, तहलका। ओके, वाटरगेट स्कैंडल जो है ये यूएस का स्कैंडल है, जिन्होंने ये बॉब वुडवार्ड और कार्ल ने एक्सपोज किया था। बोफोर्स स्कैंडल इंडिया का, तो पता है ना, डिफेंस डील करप्शन केस था, एक्सपोज्ड विद की इनपुट्स फ्रॉम चित्रा सुब्रमण्यम। बोफोर्स स्कैंडल तो सुना ही होगा। विकीलीक्स क्या है? ग्लोबल लीक प्लेटफॉर्म। ये ग्लोबल लीक प्लेटफॉर्म है फाउंडेड बाय जूलियन एसांगे, रिवीलिंग क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मैम एंट्रोपी हाई मीन्स अनप्रेडिक्टेबल मैसेज, यस। देन वो हाईली एफिशिएंट कैसे होगा? नहीं, एफिशिएंट नहीं होगा भाई, किसने बोला एफिशिएंट होगा? एंट्रोपी हाई है मतलब एफिशिएंट नहीं होगा, एफिशिएंट लो होगा, ठीक है। ये तो अरेंज कर सकते हो, इजी है। Arrange the following social media platform in correct chronological order. इजी है। पहले कौन सा आया? फेसबुक, ये तो तुम्हारे टाइम पे भी आया हुआ है। फेसबुक के बाद ट्विटर स्टार्ट हुआ था। देखो एक्स तो वो बाद में बना, ठीक है, लेकिन ट्विटर स्टार्ट हो गया था, ट्विटर तो पहले से ही है। फिर इसके बाद आपका व्हाट्सएप आया एंड देन इंस्टाग्राम, ये तो इजी था। अरे मैंने कब पढ़ाया भाई, एंट्रोपी हाई होगा तो एफिशिएंट क्यों होगा? ऐसा तो नहीं लिखा होगा नोट्स में, एक बार स्क्रीनशॉट भेजना मुझे टेलीग्राम पे। अगर रिडंडेंट हाई है दैट मीन्स द मैसेज इज अंडरस्टैंडेबल, इफेक्टिव होगा वो। एंट्रोपी हाई है मतलब एंट्रोपी इज द लेवल ऑफ अनप्रेडिक्टेबल मैसेज, सिंपल है। टीआरपी क्या होता है? व्हाट इज टीआरपी? वो सीरियल्स का दिखाते हैं ना, टीआरपी ज़्यादा हो गया, टीआरपी कम हो गया, इस सीरियल का टीआरपी बहुत हाई गया, देखो इसी का इन्होंने फुल फॉर्म पूछ लिया। बहुत इजी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। व्हाट इज द आंसर? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन? ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें दिमाग लगाओ। कंप्यूटर मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन यानी मास कम्युनिकेशन हो रहा है और वहाँ पे कंप्यूटर है, मीडियम इज कंप्यूटर। जो तुम अभी कर रहे हो दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन। खैर ये मास तो नहीं है, हम लोग आपस में कर रहे हैं, सो इट इज़ अ यू कैन से क्लासरूम कम्युनिकेशन जैसा हो गया। पर जैसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। कंप्यूटर मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है यूट्यूब वीडियोस। क्या होता है इसमें?
देखो अगर यहाँ पे ऑप्शन में BCDE लिखा होता ना तो ये सही होता, यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही है। मासिफिकेशन तो होगा ही ना, इंटरेक्टिविटी होगी। और डीमासिफिकेशन क्यों लिखा हुआ है? मासिफिकेशन, डीमासिफिकेशन। देखो यार CDE इज द आंसर, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। देखो ये डीमासिफिकेशन मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मीडिया इज टेलर्ड टू निच ग्रुप्स, यानी कि सिर्फ मासेस के लिए नहीं है, सबके लिए। कभी कभी होता है ना कि कुछ कंटेंट जो है वो कुछ ग्रुप के लिए ही होता है, जैसे बच्चों के लिए नहीं होता, इट इज़ नॉट फॉर द किड्स। तो भाई मासिफिकेशन अगर है तो ये ऑप्शन भी सही है, मेरे विचार से ये भी सही है। अगर BCDE होता तो वो भी सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो ऑप्शन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब एम्बिगुअस है। मासिफिकेशन इज़ नॉट रॉन्ग, इंटरेक्टिविटी तो है, और डीमासिफिकेशन कैसे हुआ समझ गए तुम? भैया कुछ चीज़ें कुछ ग्रुप के लिए ही होती हैं, कुछ वीडियोस। और एसिंक्रोनिटी मतलब वही हुआ कि एसिंक्रोनस किसी भी टाइम पे आप देख सकते हो, एसिंक्रोनस वाले से ही वर्ड आया एसिंक्रोनिटी, ठीक है। दैट कम्युनिकेशन कैन अकर एट डिफरेंट टाइम्स, ओके। तो चारों ही ऑप्शन है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन बनाने वाला एक अलग ही मैंने बोला ही ना 100 तोपों की सलामी इनको देनी चाहिए, गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। बट कंप्यूटर मीडिएटेड मास कम्युनिकेशन मासिफिकेशन भी करता है, डीमासिफिकेशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है तुमको समझा दिया मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। व्हेन ओल्डर मीडिया फाइंड न्यू फंक्शंस because their earlier function are taken over by new technology, तो ओल्डर मीडिया को न्यू फंक्शन मिल गया क्योंकि उनका जो अर्लियर फंक्शन है वो न्यू टेक्नोलॉजी से टेक ओवर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इजी है। देखो यहाँ पे तुम एग्जिस्टेंशियलिज्म तो होगा नहीं, एक्सपेरिमेंटलिज्म होगा नहीं, ऑल्टरनेट जर्नलिज्म थोड़ा, जर्नलिज्म नहीं हो रहा है। सो यू गॉट द आंसर, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट। जैसे रेडियो यूज टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूज़, बाद में टीवी ने टेक ओवर कर लिया तो रेडियो अडेप्ट हो गया, समझ रहे हो तुम? रेडियो पहले सिर्फ न्यूज़ के लिए था, लेकिन रेडियो धीरे धीरे अडेप्ट हो गया, टॉक शोज आने लग गए उसमें, है ना। अभी भी लोग रेडियो सुनते हैं, रेडियो मिर्ची, पता नहीं क्या क्या मिर्ची चलता है वहाँ पे सुनते ही हो। तो ये क्या हुआ, पहले पुराना फंक्शन था रेडियो का कुछ और, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई तो उनका फंक्शन अर्लियर फंक्शन को न्यू टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया। इसी को बोलते हैं फंक्शनल डिस्प्लेसमेंट। तो ओल्डर मीडिया अडेप्ट कर लेती है बाय टेकिंग ऑन न्यू फंक्शन टू रिमेन रेलेवेंट। बहुत अच्छा यहाँ लाइन लिखा है, एज अ रिजल्ट द ओल्डर मीडिया अडेप्ट्स बाय टेकिंग ऑन न्यू फंक्शन टू रिमेन रेलेवेंट रहने के लिए, ओके। सो ध्यान रखना। ये देखो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये तुम लोग जानते होगे, फोमो हो गया है हमको, आजकल लोग बहुत यूज करते हैं। ये किसका पार्ट है? इसलिए लोग देखना सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, हमेशा लाइक करेंगे फोटो को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं मिस आउट ना हो जाऊं, मैं रेलेवेंट नहीं रहूंगा अपने ग्रुप में, या इसलिए फ़ोटो अपलोड करते रहेंगे। कहीं भी घूमने जाना है फ़ोटो डालो यार, अपलोड करो, नहीं तो फिर हम ग्रुप से जो है निकल जाएंगे। यही होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये किस में है? ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ, यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेट एडिक्शन। ये इंटरनेट एडिक्शन का पार्ट है। ये फियर तभी होता है आपको जब आप एडिक्टेड रहते हो इंटरनेट को लेकर। मुझे तो कभी नहीं होता भाई मेरे को तो पता ही नहीं मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लापता हूँ मैं। तो क्यों? क्योंकि मेरे को इंटरनेट एडिक्शन नहीं है। इसमें तो लिखना चाहिए था सोशल मीडिया एडिक्शन। ज़्यादा अगर हम उसको अच्छे से बताएं तो इट इज़ सोशल मीडिया एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे तो बहुत कुछ आप देखते हो भाई, न्यूज़ चैनल देख रहे हो आप, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हो, तो इंटरनेट एडिक्शन नहीं बोलना चाहिए, सोशल मीडिया एडिक्शन, ठीक है। चलो अब बाकी के क्वेश्चन तुम लोग कर लेना, क्लास को एंड करते हैं क्योंकि हमारे भाई हमको और भी करना है। सो देयर आर 2 3 4 क्वेश्चन बचे हैं, अभी कुछ 5 6 7 क्वेश्चन हैं।
अब तुम लोग देख के कर लेना इसको, इट इज़ योर होमवर्क. सो लेट्स फिनिश आवर क्लास एंड वी विल मीट एट 4:30. हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन हायर एजुकेशन. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. मैम मैंने सेंड किया है टेलीग्राम ग्रुप पर. एक सेकेंड रुक जाओ, देख लेते हैं. जल्दी हो जा डाउनलोड. अरे तू उस पे कैटेगरी बता ना, हायर एफिशिएंट में क्या है. तो इसको फिर चेंज करो, उसमें क्या लिखा हुआ है. हाँ मुझे साइड का बता, कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है. एक बार क्या नाम है, परिधि, साइड में क्या लिखा हुआ है कैटेगरी बताओ मुझे. किस कैटेगरी के बेस पे लिखा हुआ है कि इट इज किस कैटेगरी के बेस पे लिखा हुआ है हाईली एफिशिएंट और लोअर एफिशिएंट. कैटेगरी बताओ मुझे. एफिशिएंसी लिखा है तो फिर तो यार गड़बड़ है कुछ. हायर एफिशिएंट क्यों होगा. ये एफिशिएंट, एक मिनट रुको यार, तुम लोग भी ज़रा होल्ड डाउन करो. नहीं होगा, हायर एफिशिएंट नहीं होगा यार, उसको सही कर ले. ठीक है, हाई एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस है, अनसर्टेनिटी है, तो एफिशिएंट कैसे होगा. प्लीज़ करेक्ट इट. गुड परिधि, तुमने नोट डाउन किया है. ये गड़बड़ हो गई है. ये मैच, ये जो कंपैरिजन है ना, इसमें देख लेना एक बार. ठीक है, प्लीज़ करेक्ट एवरीवन इन द क्लास. अगर वो जो उसने भेजा है वहाँ पे देखना क्या है, जिसको बताती हूँ कि व्हाट वाज दैट. जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैम क्या बोल रही है, तो वो मैं तुमको समझा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. इसमें क्वेश्चन भेजा है नोट्स में तो है ना, एंट्रोपी और रिडंडेंसी का. तो यहाँ पे याद रखना, एंट्रोपी अगर हाई है, हाई एंट्रोपी है मतलब ऑब्वियस है कि एफिशिएंट नहीं है ना. इट इज़ लो एफिशिएंट. क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, जितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल मैसेज होगा, इट विल नॉट. सो हाई एंट्रोपी मीन्स लो एफिशिएंट. ओके, या आप बोलो लो रिडंडेंसी. इट इज लेस एफिशिएंट, लो एफिशिएंट बोलो जो. और अगर एंट्रोपी लो है, लो एंट्रोपी हो और हाई रिडंडेंसी हो, ठीक है, देन इट लीड्स टू हाईली एफिशिएंसी. देखो एक चीज याद रखो, एफिशिएंसी मतलब इस शब्द का जो बेस मतलब होता है ना, इसका मतलब ये है कि तुमने कुछ इनपुट डाला है, ठीक है, और तुमको इनपुट से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है. व्हेन इनपुट इज less than output, you can say when output is greater than input, then we say that the system is very efficient. ठीक है, तुम कम मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो it means you are very efficient. Understood? तो लो एंट्रोपी एंड हाई रिडंडेंसी यानी कि हाईली एफिशिएंट, एंड हाई एंट्रोपी लो रिडंडेंसी यानी लो एफिशिएंट. ठीक है, यस. ओके, अंडरस्टूड. चलो बाय बाय, टेक केयर.